अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहाड़ों पर बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल और कश्मीर की वादियां बर्फ की श्वेत परतों से लिपटी हुई हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल दिया है। पहाड़ी इलाकों में तापमान गिर गया है और सैलानियों के चेहरे खिल रहे हैं। अक्टूबर की शुरुआत में ही पहाड़ों की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। यहाँ पर देखिए, बर्फबारी और तापमान में गिरावट से सैलानियों के चेहरों की चमक बढ़ गई है। मौसम विभाग का ये मानना है कि देखिए, आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का ये जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। जाहिर सी बात है, इसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बूंदाबांदी और रिमझिम फुहारें शुरू हो गई हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में श्वेत श्रृंगार प्रकृति कर रही है। तमाम अलग अलग शहरों में और तमाम सैलानी बढ़ चढ़ कर पहुंच रहे हैं। ठिठुरन बढ़ गई है और दिल्ली एनसीआर जैसे तमाम शहरों में भी ठंड देखने को मिल रही है। इससे पहले अगली खबर दिखाएं। वैभव, कैसा लग रहा है आज थोड़ा ठंड तो है बाहर भी, और हमारे पीछे का बैकड्रॉप भी ऐसा है कि मतलब वो गुलाबी सर्दी होती है ना दिल्ली में, उसका आगाज सा नहीं लग रहा आपको कि हो गया है, शुरू हो गया है? एसी बंद कर दिया मैंने। तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में वहां सैलानी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये सीजन की पहली बर्फबारी है। स्थानीय लोगों की माने तो इस बार वहां समय से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई है। तो देखिए गुलमर्ग की ये तस्वीरें, जहां बर्फबारी से मानो पहाड़ियों का श्वेत श्रृंगार हो गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसकी वजह बताई जा रही है। पूरे उत्तर भारत का कुछ यही मिजाज है। यहां दिल्ली तक भी जो सर्द हवाएं हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी हुई है। पंजाब, राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ तक पहुँचने पे मेरे को बर्फ़ मिल जाएगी। इट वाज अ सुपर फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और बहुत लंबा ट्रैवल करा मैंने, केरल, मनाली, सब जगह, लेकिन मेरे को चांस कभी मिला नहीं बर्फ़ देखने का। बट यहाँ मिल गया लग बाई चांस, एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। इट्स सो कोल्ड। बेसिकली हम लोग वैष्णो माता की यात्रा पे आए थे, लेकिन वहाँ पे यात्रा अभी नहीं हो रहा था, तो हमारे ड्राइवर साहब ने गाइड किया कि आप पटनी टॉप और अपना आगे चलो, वहाँ पे आपको अच्छा वेदर मिलेगा। और डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइव स्नोफॉल हो रहा है और मतलब पूरा वाइटिश है, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते क्या है एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 12 अक्टूबर के महीने में स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट वीक में ही जो है बर्फ़ पड़ना, ये बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। और अब ये देखना होगा, क्योंकि इस वक्त हम गुलडंडा काफ़ी जो है फेमस है, प्रोमिनेंट जगह है। यहाँ पर गुलडंडा का इलाका सभी लोग जानते हैं। ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और तो भद्रवाह की शानदार तस्वीरें हम दिखा रहे थे गीतिका, और अब आपको दिखाते हैं चमोली की शानदार तस्वीरें। देखिए, पहाड़ों में लगातार मौसम की करवट बदलने के साथ ही जहां पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों भी अब बर्फ से पूरी तरीके से लिपटी हुई हैं। ये देखिए तस्वीरें। मॉनसून की विदाई के साथ ही पहाड़ों पर अब बर्फबारी का जो दौर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम में बारिश तो ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ी चोटियों पर बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। ठंड बढ़ने से यहाँ जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। लोग शाम के समय ही अलाव सेकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें, इस प्रकार से तमाम सैलानी पहुंच रहे हैं और जो बर्फबारी का नज़ारा है वो अमूमन हर पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, अलाव का सहारा लेते हुए तमाम सैलानी और लुत्फ उठा रहे हैं बर्फबारी का। उनको उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त बर्फबारी मिल जाएगी, लेकिन जब उन्होंने पहाड़ों का रुख किया, मौज मस्ती कर रहे हैं वो और आनंद ले रहे हैं इस शानदार मौसम का। और चलिए अब आपको उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में, जहां केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। बाबा केदार के दरबार का कुदरत ने श्वेत श्रृंगार किया है, मानो जैसे आसमान से सफेद फूलों की बारिश हो रही हो। ये सीजन की पहली बर्फबारी है जिसने दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को दोगुनी खुशी दे दी है। बाबा की पूजा अर्चना के साथ अगर बर्फबारी का लुत्फ भी मिल जाए तो क्या ही कहना। हाथों में छतरियां हैं, छतरियों पर बर्फ है। जयकारा लगाते हुए भक्तों के लिए अलग ही एहसास है। तो केदारनाथ की तस्वीरें देखिए, किस तरह से चारों ओर घाटी पर बर्फ ने श्वेत श्रृंगार कर दिया है और जो बर्फ की फुहारें हैं वो
पड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिससे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि एक तो बाबा के दर्शन और दूसरा कुदरत का ये सुंदर नजारा। तो ऐसे में श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। काफी ठंडा है, दर्शन बहुत अच्छे हुए। गर्मकुंड में स्नान करने से थकावट दूर हो गई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये बर्फ पड़ रही है और साथ में साथ यहाँ दर्शन हो गए हैं भगवान जी के, बस सारे से ज़्यादा क्या कहें। इधर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बर्फ गिरता है अभी। हाँ, सुंदर मौसम है, थोड़ा ठंड लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आइए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने किस प्रकार से श्वेत श्रृंगार किया है, ये आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे। सफ़ेद फाहों ने यहाँ की वादियों में बर्फ से पूरी तरीके से फिजा जो है सफ़ेद कर दी है। जाहिर सी बात है, आज तक इन तीनों धामों का नज़ारा इस वक्त बहुत ख़ास मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। प्रकृति ने श्वेत श्रृंगार किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, हेमकुंड साहिब की यह तस्वीरें, बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जो बर्फबारी है उसने ऐसा कह सकते हैं कि सैलानियों की जो मौज मस्ती है उसमें और ज़्यादा इजाफा कर दिया है। तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वैभव, तस्वीरें तुम लगातार दिखा ही रहे हैं लोगों को कि किस तरह से अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई और उसका एहसास जो है यहाँ दिल्ली तक हो रहा है। मैं प्लान कर रहा हूँ बहुत जल्द, अब 1 हफ्ते चलते हैं मनाली। बिल्कुल, एक ट्रिप तो बनती है, बिल्कुल बनती है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, हर जगह बर्फबारी शुरू हो गई है। मतलब ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है इस बार। बिल्कुल चलते हैं। तो अब आपको लिए चलते हैं, देखिए कैरेबियाई देश जमैका, जहाँ पर भारतीय संस्कृति की झलक दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पहाड़ों की बर्फबारी आपको दिखा देते हैं। पहाड़ों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अक्टूबर ने सर्दियों वाली सिहरन पैदा कर दिया है। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी ने वादियों को सफेद चादर से ढक दिया है। पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, गुरेज और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी से पहाड़ निखर उठे हैं। ऐसे में जो सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। स्पेशली हम यहाँ स्नोफॉल देखने के लिए आ रहे थे। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्नोफॉल मिलेगा हमें, लेकिन क्या बात है, मिला है। फेज 2 पे काफी मजे आ रहे हैं। हमारे साथ बच्चा है हमारा, वो भी बहुत मजे कर रहा है। बहुत स्नो के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय है। ऐसे बोलते हैं ना कि कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, वो गुलमर्ग में है कश्मीर जो स्वर्ग है वो। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि अक्टूबर के महीने में मुझे ये स्नोफॉल पहला सीजन का देखने मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी स्नोफॉल के लिए। माशाल्लाह से यहाँ पे स्नोफॉल अच्छा दिख रहा है और यहाँ का व्यू तो पूरा इंडिया में मशहूर है। ऐसे पहलगाम भी गए हम लोग, सोनमर्ग भी गए कल, बट आज यहाँ पे जो स्नो मिला इसका व्यू ही अलग है। मतलब ग्रीन वाला का व्यू अलग है और इसका व्यू तो बहुत ही ज्यादा अलग है। गुलमर्ग, गुरेज समेत कश्मीर के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जो घाटी में सर्दियों का समय से पहले आगमन का संकेत दे रहा है। फिलहाल हम अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पीर की गली में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जमकर बर्फबारी हो रही है और हुई भी है, जिसमें लगभग कम से कम 2 से 3 इंच जो है बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है। पीर की गली के साथ साथ कुपवाड़ा हो, राजधान टॉप हो, गुरेज हो, गुरेज के साथ साथ गुलमर्ग हो या और भी कुछ इलाके हैं, बलाई इलाके, जिनमें बर्फबारी जो है अभी जारी है। सर्द हवाओं के बीच बर्फबारी का मजा लेने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। होटलों की बुकिंग बढ़ने लगी है और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं।
मज़ा आ रहा है सर। अब बर्फ़बारी में इतना अच्छा है कि हम और शूटिंग भी किया है, तो इस खुशी में एकदम इतना अच्छा लग रहा है। इतना मैं तो ज़िंदगी में पहली बार इधर में आया है, घूमने के लिए आया था, तो बर्फ़ गिर गया, तो उस खुशी में हम एकदम क्या बोलते हैं बर्फ़ में फ़ोटो भी किया है, वीडियो भी किया है। बहुत अच्छा लगा है और हम अपना घर के लिए सेब भी लेके गया है और बहुत अच्छा लगा है मेरे को। पहाड़ों में जोरदार बर्फबारी हो रही है तो कश्मीर के निचले इलाके झमाझम बारिश से तरबतर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे जोरदार बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। कश्मीर में अब ठंड के मौसम की शुरुआत हुई है। तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। यहाँ तक कि अगर श्रीनगर की बात की जाए तो सोमवार में दिन का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात में अगर बात करें तो तापमान 10 डिग्री से भी नीचे लुढ़कने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर पहले ही लोगों को आगाह किया था और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन भी इस बारिश और बर्फबारी को लेकर सतर्क हो गया है। बर्फबारी का ये खूबसूरत नजारा केवल कश्मीर में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के भी ऊपरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से चमक रहे हैं। लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि निचले हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। ये तस्वीरें सैलानियों के पसंदीदा हिल स्टेशन जिस्पा की हैं। यहाँ घरों की छतों और सड़कों पर बर्फ सफेद रुई के फाहों की तरह चमकती दिखाई दे रही है। रोहतांग में अटल टनल के पार पूरी लाहौल घाटी बर्फ के आगोश में है। अटल टनल, मड़ी और रोहतांग के आसपास के क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। इसके चलते कई स्थानों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। इलाकों में बर्फ पड़ने से आवाजाही पर असर न पड़े, इसके लिए बीआरओ की टीम सतर्क है। इन इलाकों में आमतौर पर आधा नवंबर बीत जाने पर बर्फबारी शुरू होती है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह हिमपात जारी रह सकता है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के से मध्यम हिमपात और बारिश की संभावना जताई गई है। पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हमने ऑरेंज का कलर का वार्निंग दे रखा है, तो उसके प्रभाव से क्या है कि एक इसके अलावा मॉइस्चर फीड भी जा रहा है अरबियन सी से, और उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल हमारा अनुमान है वेरी हैवी रेनफॉल स्नोफॉल हो सकती है, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा। उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है आज और कल के लिए। पंजाब के लिए भी आज वेरी हैवी रेनफॉल रह सकती है। इसके अलावा हरियाणा के लिए भी हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है और नॉर्थ राजस्थान के लिए भी हैवी रेन और इंक्लूडिंग वेस्ट राजस्थान। वहीं उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। सीजन की यह पहली बर्फबारी है। 4 धाम यात्रा के तहत यहां पहुंच रहे तीर्थयात्री भी इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। यानी पहाड़ों में मौसम ने करवट ले ली है, जिसका सीधा असर अब मैदानी इलाकों में भी नजर आ सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी, पीर की गली से एजाज डार और लाहौल से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फेस्टिव सीजन चल रहा है और दीपावली से पहले खरीदारी भी जोरों शोरों से की जा रही है। ऐसे में जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज के सेंट्रल लॉन में अ टच ऑफ क्लास शॉपिंग फेस्टिवल का भव्य आयोजन हुआ। हमारी सहयोगी रिदम जैन ज्यादा जानकारी आपको इस पर देंगी। देखिए, दिवाली आ रही है और दिवाली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने घर को कैसे सजा रहे हैं, और उसके लिए होती है ढेर सारी शॉपिंग। घर सजाने की तैयारियां शुरू हो गई। कोई अपने घर को अलग अलग तरीके से रेनोवेट कर रहा है, तो कोई डेकोरेशन का आइटम ढूंढ रहा है कि इस बार किस तरीके से क्या नया उनको अपने घर में ऐड करना है। और ऐसे ही एक बड़ी सी एग्जीबिशन जो जयपुर में लगी है, अ टच ऑफ क्लास, नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे आप अपने घर में
या फिर अपने ऑफिस में एक क्लास ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी एक एग्जीबिशन में मैं आ गई हूँ और वहीं की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्या क्या ऐसा नया आया है मार्केट में, जो अगर आप अपने घर या अपने ऑफिस में ऐड करेंगे तो एक क्लासी, एक नया टच तो उसको ज़रूर मिलने वाला है। और यहीं पे मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टोन्स हमें नज़र आ रहे हैं, पत्थरों से बना हुआ कुछ अलग अलग इंटीरियर का सामान, होम डेकोर का सामान हमें नज़र में आ रहा है। तो हम पहले जानेंगे कि कौन सा ये पत्थर है और कैसे क्या बनाया जाता है। तो सर, आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम MD शौकत अली है। और कहाँ से हैं आप? हम इंडिया से, मेरी कंपनी काबुल अफगानिस्तान की है। क्या सब बनाया हुआ? ये सब कुछ मुझे स्टोन से बना हुआ दिख रहा है, कौन सा स्टोन है? जो भी आइटम है एक सिंगल पीस से बना है। जैसे फ्लावर वास है 56 इंची हाइट का, एक पत्थर से बना हुआ है, उसको पूरा तराशा है, इसके अंदर लाइट डालेंगे ग्लो करेगा, सब नेचुरल कलर है। कौन सा पत्थर है ये? ये ऑनिक्स स्टोन है, ये हिलमन में इसका माइन से काबुल में मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा, ये शेप वगैरह कैसे देते हैं, कारीगरी कैसे होती है? ये ग्राइंडर से कटिंग करके बनाते हैं, छेनी हथौड़ा से बनाते हैं, घिस घिस के रेग माल से इसका शाइनिंग लाते हैं। इन मंदिरों की खासियत ये है कि सागवान की लकड़ी में बने हुए होते हैं, मतलब इसके अंदर दिमक नहीं लगती, कीड़ा नहीं लगता, लकड़ी में मुंह में नहीं आता। दूसरी बात कि लकड़ी जगह नहीं छोड़ती। और इसके ऊपर जो पॉलिश होती है वो मेलामाइट होती है। मेलामाइट पॉलिश बहुत अच्छी पॉलिश होती है, इसकी लाइफ कम से कम 10 साल होती है। इसके बाद जैसे मान लो ये मंदिर है तो पूरे वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए जाते हैं। यहाँ पे 200 ऐसी स्टॉल्स हैं जिसमें अलग अलग बहुत ही खूबसूरत होम डेकोर का सामान हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैसे आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने ऑफिस को रेनोवेट कर सकते हैं, एक अलग टच, एक नया टच आप दे सकते हैं। ये आपको वैरायटी हमारे पास कम से कम तो 25 प्लस मिलेगा वैरायटी, एक से आपको 2500 से स्टार्टिंग है। ये आपको 3,20,000 तक आएगा आपको। ये पूरा हाथ का काम है और ये सब जैसे मॉडर्न टर्किश में आता है। खासियत इसमें क्या है, जो ये बनता है ये हैंडमेड है पूरा टोटल, और ये इसमें सिल्क लग ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे इसमें आपको एक्रेलिक और सिल्क 2 मिक्स होता है, इसमें पेवर सिल्क होता है। इसमें क्या कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है लेबर का, और इसको बनने में भी टाइम लगता है, कम से कम 1.5 ईयर्स लगता है इसको बनने में। इसके लिए कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। करीब करीब 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज यहाँ पे है। तो इसीलिए जितने भी जयपुर वासी हैं वो तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है जब तक ये एग्जीबिशन चल रही है तो यहीं उमड़ के आने वाले हैं, और यहाँ से लगातार 5 दिन तक बहुत सारी शॉपिंग होने वाली है। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, जयपुर। और आइए आपको लिए चलते हैं कैरेबियाई देश जमैका, जहां पर भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। दरअसल वहां पर हाल ही में डांडिया और गरबे का आयोजन किया गया। इसका वीडियो अब भारतीय उच्चायोग ने शेयर किया है। इसमें देखिए भारतीय समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये आयोजन किंगस्टन के चैंपियन कॉलेज में हुआ और इस मौके पर पूजा पाठ भी किया गया। फिर लोगों ने गरबा और डांडिया का लुत्फ उठाया। इसी कार्यक्रम में स्थानीय लोग भी थिरकते हुए नजर आए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जमैका में भारतीय संस्कृति के तमाम रंग किस प्रकार से देखने को मिले, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में भी भारतीय संस्कृति के रंग देखने को मिले। यहाँ गुजराती लोक संगीत कार्यक्रम हुआ। इस दौरान 400 से ज्यादा मेहमानों ने यहाँ शिरकत की। आयोजन हाल ही में हुआ था और अब इसका वीडियो भारतीय दूतावास ने शेयर किया है। इसी कार्यक्रम में भारतीय लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। अक्टूबर में उत्सव की बहार छाई हुई है। शहर शहर महोत्सव की तैयारियां हैं। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं तो दिल्ली के घाटों को छठ उत्सव के लिए सजाया जा रहा है। 4 साल बाद यहां यमुना घाट पर छठ उत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। वहीं जोधपुर में मारवाड़ उत्सव के रंग तमाम हैं। इस उत्सव में राजधानी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है और ये राजस्थानी संस्कृति सब कुछ बयां करती है। तस्वीर देखिए, अयोध्या की तस्वीर दिखा रहे हैं किस प्रकार से दीपोत्सव की यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। और इस बार का जो दीपोत्सव है बहुत ही भव्य दिव्य होने वाला है। लाखों दियों से जगमग होंगे तमाम घाट और उन्हीं के साथ ये 3 विशाल दियों का भी निर्माण किया जा रहा है जिसमें इनको विद्युत के माध्यम से भी जलाया जा सकेगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से
रंग तमाम देखने को मिल रहे हैं। घाट किस प्रकार से सजाए संवारे जा रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, दीपोत्सव को लेकर किस प्रकार से तैयारियां, विशाल दीपक का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही साथ संस्कृति के रंग, राजस्थानी कल्चर के रंग आपको जोधपुर में नजर आएंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर साल अयोध्या में दीपोत्सव पर नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। इस बार भी 24 लाख दियों से रामनगरी को रोशन करने का रिकॉर्ड बनने वाला है। साथ ही साथ इस बार राम की पैड़ी पर 6 विशाल दीपक का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसे घी या तेल के अलावा बिजली से भी प्रज्वलित किया जा सकेगा। इस बार खास होगी अयोध्या की दिवाली। लाखों दियों के बीच 6 विशाल दीपक जलाने की तैयारी। राम की पैड़ी की शोभा बढ़ाएंगे 6 विशाल दीपक। ये तैयारियां उसी की हैं। कारीगर दिन रात इन दीपों को आकार देने में जुटे हैं। 19 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि एक बार फिर ऐतिहासिक और धार्मिक भव्यता की मिसाल बनने जा रही है। इस बार 26 लाख दियों से राम नगरी को जगमग करने की तैयारी है। वहीं इस बार लोगों के लिए ये 6 विशाल दीपक भी आकर्षण का केंद्र होंगे, जिनका राम की पैड़ी पर स्थायी तौर पर निर्माण किया जा रहा है। ये दिए पत्थर के हैं और बिजली से प्रज्वलित करने की तकनीक से भी लैस होंगे। 10 अक्टूबर तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इन दियों के अलावा दीपोत्सव को दिव्य और अद्भुत बनाने के लिए इस बार सरयू महाआरती भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इस साल 1221 अर्चक महाआरती में हिस्सा लेंगे, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक होगा। वहीं ड्रोन और लेजर शो भी इसका मुख्य आकर्षण होंगे। तैयारियां जोरों पर हैं। दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी का भव्य सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। दीपोत्सव से पूर्व 12 अक्टूबर को एक विशेष राम परिक्रमा यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई राम जन्मभूमि ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास करेंगे। ये आयोजन निर्मोही अखाड़ा द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 1,500 से अधिक संत भाग लेंगे। रामकोट बैरियर से शुरू होकर ये परिक्रमा पूरे अयोध्या क्षेत्र में भ्रमण करेगी, जिसमें आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। इस वर्ष जो दीपोत्सव होगा, इसी राम की पैड़ी पे विशाल काय दीपक सजाया जाएगा। ये दीपक है, हम उसी के सामने खड़े हैं। ये दीपक बनाए जा रहे हैं इसी राम की पैड़ी पे, और उसको शोभा बढ़ाई जाएगी राम की पैड़ी की। ये परमानेंट दीपक बना दिए जा रहे हैं, और इसमें ये अभी इसमें तय नहीं हुआ कि ये किस चीज से जलाए जाएंगे दीपक, लेकिन ये है कि ये विशाल काय जो दीपक बना दिए गए हैं, ये राम की पैड़ी की शोभा को दीपोत्सव में बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से निखरने की तैयारी की जा रही है। और आप हमारे पीछे भी, अगर हम आपको दिखाएंगे राम की पैड़ी को किस प्रकार से सजाया और संवारा जा रहा है, वो आप हमारे पीछे देखिए किस प्रकार से राम की पैड़ी में यहाँ कार्यभाग चल रहे हैं, और यहाँ लाल पत्थरों से इनको सजाया जा रहा है, पिंक पत्थरों से इनको सजाया जा रहा है। और यही वो किनारा है जो सरयू माता यहाँ से निकलती है राम की पैड़ी से, वहां की पेधार होती है, और यहीं से सरयू माता का बहाव होगा। और इन्हीं अद्भुत और खूबसूरती के साथ यहाँ पे दीप उत्सव का आयोजन होगा। एक अलग ही राम की पैड़ी पे निखार देखने को मिलेगा इस राम की पैड़ी पे, और राम की पैड़ी को भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है। जो इसकी डेडलाइन है, जो लास्ट डेट है जिसको सजाने की, संवारने की, तो हम बता दें कि वो 10 अक्टूबर की है, और 10 अक्टूबर तक इस कार्य को यहाँ पे पूरा कर लेना है। इस बार कोशिश ऐसे निर्माणों पर भी है जो स्थायी रूप से रामनगरी की पहचान से जुड़ सके। मसलन इस बार पैड़ी के किनारे ऐसी सीढ़ियां बनाई जा रही हैं, जिन्हें ओपन थिएटर के रूप में भी उपयोग किया जा सकेगा। इससे भविष्य में सांस्कृतिक और धार्मिक प्रस्तुतियों के लिए स्थायी मंच उपलब्ध होगा। वहीं 6 विशाल दियों का निर्माण भी स्थायी तौर पर किया जा रहा है। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां पर आज सुबह महाकाल को शरद पूर्णिमा की खीर अर्पित की गई, और इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। कल देश भर में शरद पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। इसी दौरान अलग अलग जगहों पर रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखी गई थी, और उसके बाद आज भोर में महाकाल को खीर अर्पित की गई, उनको भोग चढ़ाया गया। और सुबह की तस्वीरें किस प्रकार से विशेष आरती की गई शरद पूर्णिमा के बाद।
भगवान श्री महाकालेश्वर को आज शरद पूर्णिमा महापर्व का जो दिवस है, भगवान महाकालेश्वर को चंद्रमा की किरणों में प्रांगण में बनाई गई खीर भगवान को चंद्रमा के किरणों में जो अमृत की बूंदें गिरी हुई वही उसमें भगवान महाकालेश्वर को भोग लगाया गया एवं समस्त अभिषेक पूजन पंचामृत कर भस्मारती पूर्ण करा गया। और दिल्ली में इस बार लोग छठ पूजा यमुना के घाटों पर मना सकेंगे। दिल्ली सरकार ने त्योहार से पहले पूर्वांचल के लोगों को ये बड़ी खुशखबरी दी है। इसके साथ ही सरकार ने अपनी ओर से तैयारियां भी तेज कर दी हैं। ये तैयारी दिल्ली में छठ पूजा की है। त्योहार से पहले नदी की साफ सफाई के लिए यमुना में एक बार फिर से मशीनें उतार दी गई हैं। जगह जगह घाटों की सफाई हो रही है। रास्तों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का भी काम चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में इस बार लोग छठ पूजा यमुना के घाटों पर मनाएंगे। दिल्ली सरकार ने त्योहार से पहले पूर्वांचल के लोगों को ये बड़ी खुशखबरी दी है। इसके साथ ही सरकार ने अपनी ओर से तैयारियां भी तेज कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इस बार लोग छठ यमुना में ही मनाएंगे और यमुना में उतर कर वो अर्घ दे पाएंगे। लेकिन ऐलान के बाद ही आप देखिए कि तुरंत आज भी लोग यमुना के किनारे पहुंचने लगे हैं, वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। आईटीओ घाट पर छठ पूजा का आयोजन करने वाली समिति की माने तो 2019 के बाद से यमुना नदी में छठ पूजा नहीं हुई है। पहले कोरोना के कहर ने सीमाएं बांधी, वहीं बाद में यमुना इतनी मैली और प्रदूषित रही कि लोगों के लिए पानी में उतरना मुश्किल हो गया। लेकिन इस साल सरकार ने न सिर्फ यमुना को अपने पुराने कलकल निर्मल स्वरूप में वापस ला दिया है, बल्कि व्रतियों को यमुना के घाटों पर छठ पूजा की इजाजत भी दे दी है। ऐसे में दिल्ली की लगभग सभी छठ समितियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। छठ पूजा समिति और पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग बहुत खुश हैं और सरकार के इस डिसीजन से बहुत खुश हैं, क्योंकि कोविड के बाद 4-5 साल हो गया जमुना जी में अर्घ नहीं दिया जा रहा था और एनजीटी का हवाला दिया जा रहा था, जबकि ये छठ पूजा ऐसा पूजा है जिससे गंदगी बढ़ती ही नहीं है, बल्कि जमुना जी साफ होती हैं क्योंकि दूध का अर्घ दिया जाता है। दिल्ली में यमुना की सफाई सालों से बड़ा मुद्दा रही और इसका असर छठ महापर्व पर भी पड़ता रहा है। ऐसे में इस बार सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री ने पल्ला से लेकर ओखला तक सभी घाटों को सुंदर बनाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा आर्टिफिशियल पॉन्ड और घाट भी तैयार करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के जितने भी छठ पूजा समिति हैं वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि का इंतजार कर रहे थे। लगभग 5 साल बाद अब लोग नदी में उतरकर पूजा कर पाएंगे। इस बात की खुशी हर किसी में दिखाई। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। आपने फेयरवेल पार्टियां तो खूब देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश में हुई एक अनोखी फेयरवेल पार्टी में लिए चलते हैं, जहां जिला कलेक्टर को बकायदा पालकी पर बिठाया गया और बैंड बाजा के साथ शाही विदाई दी गई। बेहद अनोखे अंदाज में दिखी विदाई की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। कुछ लम्हों की छाप जिंदगी भर साथ रहती है। सिवनी की कलेक्टर संस्कृति झा भी ऐसे ही एहसास को इस वक्त जी रही हैं। राजसी अंदाज में पालकी पर सवार होकर सिर माथे पर बिठाकर जिले भर के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने उन्हें ये शानदार विदाई दी। दरअसल ये कार्यक्रम जिले की नई कलेक्टर शीतला पटले के स्वागत और संस्कृति जैन की विदाई के मौके पर रखा गया था। इस कार्यक्रम के बाद संस्कृति जैन और उनकी दोनों बेटियों को पालकी में बैठाकर कर्मचारियों ने शानदार विदाई दी। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसके जहन में बस यही आया कि ऑफिस से विदाई हो तो मनमोहन साहू जैसी। संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम आयुक्त बनाया गया है। साथ ही कर्मियों और शहर के लोगों ने अपने पसंदीदा अधिकारी को ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते इस अंदाज में विदा किया कि वो जिंदगी भर इस खूबसूरत विदाई सौगात को भुला नहीं पाएंगे। पुनीत कपूर, सिवनी, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं हौसले की एक और ऐसी उड़ान जो आपको हैरान करने के साथ साथ एक सबक भी सिखाती है। महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल है धीरा चालिहा, जो 85 की उम्र में वो काम कर रही हैं जो युवाओं की सोच से परे है।
इस हवाई उड़ान ने ये साबित कर दिया है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। मिलिए असम की धीरा चालिहा से, जो 21 की उम्र में असम की पहली महिला पायलट बनी और 85 की उम्र में फिर से उड़ान भरकर दुनिया को दिखा दिया कि हौसले की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। धीरा ने लंदन में पारंपरिक मुगा मेखला चादर पहनकर लंदन की थेम्स नदी के ऊपर एक द्वितीय विश्व युद्ध के दौर का टाइगर मॉथ विमान उड़ाया। ये एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक पल था। धीरा का जन्म 1940 में असम के जोरहाट में हुआ। उन्होंने गुवाहाटी के हांडिक गर्ल्स कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1959 में असम फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लिया, जहां क्लासिक टाइगर मॉथ पर कड़ा प्रशिक्षण पाया। 1961 में 21 साल की उम्र में धीरा को पायलट का लाइसेंस मिल गया और वो असम की पहली महिला पायलट बनी। उनकी पहली सोलो फ्लाइट बोरझार से तेजपुर तक की थी। और 64 साल बाद अब एक बार फिर धीरा ने अपनी इस फ्लाइट से ये साबित कर दिया है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो किसी भी उम्र में उसे पूरा करना मुश्किल काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां एक ऐसा गांव है जो साल में सिर्फ एक दिन आबाद होता है। दरअसल बुनियादी सुविधाओं के अभाव में आसनसोल के बेना गांव से सब लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा के मौके पर मां लक्ष्मी की आराधना के लिए सब लोग एक दिन के लिए ही सही गांव लौटते हैं और धूमधाम से कुलदेवी की यहां पूजा करते हैं। टूटी दीवारें, जर्जर मकान, सूखे कुएं, वीरान रास्ते, यही पहचान रह गई है इस गांव की। ये गांव है पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। इसका नाम है बेना गांव। इस गांव में सालों भर यूं ही सन्नाटा पसरा रहता है। यहाँ लोग नहीं बसते, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब यहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को जब लक्ष्मी पूजा होती है, तब बेना के पुराने रास्ते फिर जगमगाते हैं। लोग मंदिर और खाली घरों को सजाते हैं, जनरेटर से बिजली लाते हैं और रात भर पूजा, भजन और भोज का आयोजन करते हैं। अगले दिन सुबह मूर्ति विसर्जन होता है और फिर लौट आती है वही खामोशी। यानी साल भर में सिर्फ एक दिन के लिए आबाद होता है ये गांव। कुछ लोगों की कहना है कि यहाँ पे भूत की अफवाह, और कुछ लोगों का कहना है कि मौलिक सुविधा न रहने के कारण लोग यहाँ पे अपने अपने घर छोड़कर चले जाने को मजबूर हुए हैं। और अभी की जो परिस्थिति है कि पूरा गांव पूरा साल वीरान रहता है और सिर्फ एक दिन लक्ष्मी पूजा के दिन यहाँ के जो आगे इस ग्राम में रहते थे सभी एक साथ यहाँ पूजा में शामिल होने के लिए इकट्ठा होते हैं। कहते हैं कभी इस गांव में 16 परिवारों का बसेरा था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग अपना घर बार छोड़कर पास के इलाकों में बस गए हैं और अब वहीं के होकर रह गए। लेकिन गांव और कुलदेवी से अब भी अटूट नाता है, लिहाजा सब लोग हर साल मां लक्ष्मी की पूजा पर गांव लौटते हैं और साथ साथ त्योहार का जश्न मनाते हैं। का जो कोजागरी लक्ष्मी पूजा है, ये 100 साल से ज़्यादा पुराना है। मेरा दादा परदादा यहाँ पर पूजा करते थे। पहले पूरा फैमिली यहाँ पर रहते थे, तो पूजा का दिन माहौल दूसरा था, सब कोई आनंद मुखरित रहते थे। अभी सब इधर उधर चला, लेकिन पूजा का दिन यहाँ पर सब कोई आता है, लक्ष्मी पूजा का दिन। असल में इनके लिए ये दिन सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक पारिवारिक पुनर्मिलन भी है, जो उन्हें अपने अतीत से जोड़ता है। ये गांव संघर्ष और परंपरा के प्रति अटूट विश्वास की मिसाल भी है, क्योंकि गांव भले ही खाली हो गया हो पर उसकी मिट्टी अब भी जीवित है। हर साल उस एक रात के लिए जब उसके बिछड़े लोग फिर लौट आते हैं अपनी जड़ों की ओर। अनिल गिरी, आसनसोल, गुड न्यूज टुडे।
और आइए बात करेंगे कॉमेडियन भारती सिंह की, जिन्होंने अनोखे अंदाज में ये जानकारी दी है कि वो दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। दरअसल उन्होंने अपने पति हर्ष और बेटे गोला के पहाड़ों में कुछ तस्वीरें खिंचाई और सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि गोला बड़ा भाई बनने वाला है। इन्हीं तस्वीरों में भारती बेबी बम फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई। तस्वीरें देखिए। नमस्ते भारती जी, यहाँ पे देखिए गोला जी, भारती जी लुक हियर। माय गॉड, नमस्ते। तकनीक को अक्सर युवा पीढ़ी की चीज माना जाता है, लेकिन चीन की एक 82 साल की दादी ने इस सोच को बदल दिया है। खेतों में काम करने वाली ये दादी आजकल ड्रोन उड़ाना सीख रही हैं और बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल करना भी ये जानती हैं। 82 साल की इन दादी से मिलिए। उम्र भले ही 80 पार हो चुकी हो, लेकिन सीखने का जज्बा आज भी बिल्कुल नया है। खेतों में काम करने वाली ये दादी ड्रोन उड़ाने के साथ साथ बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना भी जानती हैं। पहली बार जब इनका पोता ड्रोन लाया तो दादी को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी छोटी चीज उड़ भी सकती है, लेकिन जब उड़ता देखा तो खुद सीखने की ठान ली। धीरे धीरे ड्रोन से कीटनाशक छिड़कना, खाद डालना और बीज बिखेरना सीख गईं। ड्रोन हो या ट्रैक्टर, दादी हर मशीन को अच्छी तरह से जानती हैं। दादी का मानना है कि ये तकनीक खेत के काम को आसान बनाती है और समय भी बचाती है। यही नहीं, दादी मोबाइल चलाना भी सीख चुकी हैं और अक्सर वो पोते के साथ अपनी किसानी का वीडियो भी बनाती हैं। तकनीक को अक्सर युवा पीढ़ी की चीज माना जाता है, लेकिन 82 की उम्र में दादी का तकनीक के साथ ऐसा तालमेल बताता है कि सीखने का जज्बा किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।